समझना है कि तुम हिंदू नहीं हो। ये हिंदू तुम्हें तभी मानते हैं कि जब मुसलमानों से लड़ाना हो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी पर इस समय पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। इस समय अंबेडकरवाद और मनुवाद आमने सामने आ चुके हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील भानु प्रताप सिंह भी पूरे विवाद में कूद पड़े हैं। भानु प्रताप सिंह ने जातिवादियों को किस तरीके से लताड़ा है, किस तरीके से यूजीसी का समर्थन किया है और क्या तर्क दिया है, वो तर्क दोस्तों आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इससे पहले मैं भानु प्रताप सिंह की बात करूं, सबसे पहले बात करेंगे इस क्रांतिकारी महिला की। दोस्तों क्या आप इस महिला को जानते हैं? आप लोगों ने वैसे बहुत अंबेडकरवादी देखे होंगे, लेकिन इतना कट्टर, इतना प्योर, इतना शुद्ध अंबेडकरवादी आपने शायद ही कहीं देखा होगा। दोस्तों ये तस्वीर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। इनका नाम है माधवी जाधव। कहा जा रहा है पहली बार महाराष्ट्र में बाबा साहेब के विचारों को लेकर इतना बड़ा असर हुआ है। और अब माधवी जाधव सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश दुनिया में वायरल हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों की वजह से। कहा जा रहा है कि जो काम नेताओं को करना चाहिए था वो काम एक फॉरेस्ट अधिकारी ने किया है। दोस्तों सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। क्या ये तस्वीर आपको याद है? ये तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक स्थित पुलिस परेड ग्राउंड की है, जहां पर मुख्य सरकारी गणतंत्र दिवस समारोह में विवाद उस समय हो गया जब इस क्रांतिकारी महिला ने मंच से भाषण दे रहे ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन का खुला विरोध किया। आरोप है कि मंत्री ने अपने संबोधन में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम नहीं लिया, जिससे आहत होकर महिला कर्मचारी ने मौके पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। माधवी जाधव ने कहा कि मंत्री ने अपने भाषण में बाबा साहेब का नाम क्यों नहीं लिया। पूरी दुनिया जानती है कि 26 जनवरी के मौके पर देश में संविधान लागू हुआ और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, तो फिर मंत्री ने बाबा साहेब का नाम क्यों नहीं लिया। इसी बात से नाराज होकर माधवी जाधव ने तीखा सवाल बोला कि आखिर अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने बाबा साहेब का नाम क्यों नहीं लिया। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने संविधान दिया, लोकतंत्र की नींव रखी, उसका नाम ना लेना बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने आगे भी कहा कि मुझे सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी। कहा जा रहा है कि माधवी जाधव पर इस समय बहुत ज्यादा दबाव आ गया है, उन पर माफी मांगने का दबाव आ रहा है, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन माफी नहीं मांगूंगी। बाबा साहेब का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस समय माधवी जाधव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वो साफ तौर से ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि अगर मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया तो भी मैं माफी नहीं मांगूंगी। अगर मुझसे रेत के ट्रक उतरवाए गए या मिट्टी खोदने का काम किया गया तो भी मैं करूंगी, लेकिन बाबा साहेब की पहचान नहीं मिटने दूंगी। उन्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। माधवी जाधव चाहती तो इस बात को नजरअंदाज कर सकती थी। उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस समय उनको सलाह दे रहे हैं कि सरकारी पद पर रहते हुए उन्हें इस तरह के विरोध से बचना चाहिए। महिला सरकारी अधिकारी को इसकी जानकारी महाराष्ट्र के नेताओं, पार्टियों को देनी चाहिए थी। महाराष्ट्र के नेताओं को, पार्टियों को इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। दोस्तों क्या कभी आपने इतनी क्रांतिकारी महिला देखा है? क्या कभी आपने इतनी कट्टर अंबेडकरवादी महिला देखा है? इस समय माधवी जाधव पर बहुत ज्यादा दबाव है। उनकी नौकरी भी जा सकती है, उनसे माफीनामा लिखवाया जा रहा है, लेकिन वो साफ तौर से कह रही हैं कि नौकरी खोना ठीक, लेकिन संविधान का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो 26 जनवरी से अब तक माधवी जाधव लगातार अपने स्टैंड पर कायम हैं और इस बीच अब घुटनों पर आ गए हैं मंत्री गिरीश महाजन। अब गिरीश महाजन माफ़ी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे बाबा साहेब का नाम लेना चाहिए था। तो इस प्रकार देखा जाए तो माधवी जाधव की इस समय बहुत बड़ी जीत हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने किस तरीके से माफ़ी मांगी है ये भी ज़रा देख लीजिए आप लोग।
मुद्दाम नाव डावलण्याचा वगैरे हेतू नाही. आणि मला वाटतं प्रत्येक वेळेला आपण दरवर्षी भाषण देतो तुम्ही तपासून बघा, त्यावेळेला असं काही होत नाही. यावेळेला त्यांना काही वाटत असेल तर माझी दिलगिरी व्यक्त करतो मी. तो महाराष्ट्र के मंत्री ने बाबा साहेब के नाते माफी तो मांग ली, लेकिन अब डर इस बात का सता रहा है कि कहीं माधवी जाधव की नौकरी ना चली जाए, क्योंकि उन पर इस समय बहुत ज्यादा दबाव है. माधवी जाधव अब राष्ट्रीय स्तर पर छा चुकी हैं. उनको अब हर अंबेडकरवादी पहचानने लगा है. लेकिन वो अंबेडकरवादी पार्टियां कहाँ हैं? क्या वो माधवी जाधव का साथ देंगी? अगर खुदा ना खास्ता उनकी नौकरी चली जाती है तो क्या महाराष्ट्र की पार्टियां या बाकी जो बहुजन विचारधारा वाली पार्टियां हैं, क्या माधवी जाधव की मदद करेंगी? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील भानु प्रताप जी ने यूजीसी को लेकर जो ऐलान किया है दोस्तों, आपको सुनना चाहिए. तर्कों के साथ उन्होंने जातिवादियों की पोल खोल कर रख दी है. सुनिए जरा. अगर वो अन्याय नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है? नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम अन्याय कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया. नहीं हो कटघरे में तुम. जब भी अन्याय होगा तो वो जनरल कास्ट का कोई बंदा ही करेगा. होगा नहीं, यही सब कुछ हो रहा है. यूजीसी ही नहीं, आप देश के हर उसमें देखिए कि अन्याय करने वाले कौन हैं. अभी आपको मेरठ का उदाहरण बताता हूं. मेरठ में एक दलित समाज की लड़की को किडनैप किया गया. उसके बाद में उसकी मां को जो बचाना चाह रही थी, उसका कत्ल कर दिया गया. उसके बाद उसी मेरठ में, उसी गांव के पास में एक और गांव है, उस गांव में एक कश्यप समाज का लड़का है, उस लड़के को जिंदा जलाकर मार दिया गया. ये 14 साल का बच्चा है दलित समाज का, लखनऊ में. जो सच्चाई कड़वी सच्चाई, जिसे ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है, नेता सुनने को तैयार नहीं, आरएसएस और बीजेपी के ये लोग, सो उनके सामने रख रहा है 14 साल का बच्चा अश्मित गौतम, उसे सुनने को तैयार नहीं. तो कौन है अन्याय? कौन कर रहा है इनके खिलाफ? कौन कर रहा है? वो कौन लोग हैं जो अन्याय कर रहे हैं? और दूसरी बात, इस देश में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, सरकार की भी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी, वो संस्थाएं इस बात को सिद्ध कर रही हैं कि मात्र 1% लोगों के पास इस देश की 89% प्रॉपर्टी है, 89% पैसा है उनके पास में. और जो 89% लोग हैं उनके पास जो संपत्ति है और जो पैसा है वो 1% लोगों से भी कम है. और क्या अन्याय होगा? ये अन्याय कौन कर रहा भाई? SC ST के लिए जब तक ये प्रोटेक्शन था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी. दिक्कत तब हो रही है जब OBC को, एक बहुत बड़े तबके को इसमें ऐड कर दिया गया है. यानी कि अब OBC पर भी किसी तरीके का कोई जातिगत टिप्पणी होगी, कुछ होगी, तो बचा कौन? जनरल का व्यक्ति. नहीं, अब ये तो OBC वालों को समझना चाहिए. OBC वाले अपने आप को अब तक छतरी समझते रहे थे, तो उन्हें समझना आना चाहिए OBC वालों को कि तुम अपने में चाहे छतरी बने रहो, पर उनकी नजर में जो अत्याचार तुम पे कर रहे हैं, तुम शूद्र ही हो. स्वामी प्रसाद मौर्य इसको लेकर कह भी रहे हैं कि पहले तो ये कहते थे कि हिंदू में आते हैं ST SC OBC सभी, और अब अलग कर दिया इन्होंने इस तरह. वो बहुत पहले से अलग कर दिया भाई, वो बहुत पहले से अलग हैं. अगर संविधान की भी भाषा देखो तो पिछड़ा वर्ग कहा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग तो बाद में आया है मंडल कमीशन के बाद में. तो पिछड़ा वर्ग में कौन है? पिछड़ा वर्ग में SC ST OBC और माइनॉरिटी के वो लोग जिन्हें आप पसमानदा मुसलमान कह सकते हैं, ये सारे के सारे लोग उसी में आते हैं. सो उनको पहले से ही मालूम है, उन्होंने पहले से ही आपको काट कर रखा है, उन्होंने पहले से ही आपके साथ में अन्याय किया. जब आबादी OBC की 52% है तो OBC को 27% रिजर्वेशन क्यों दिया गया? एक तो अन्याय यही हुआ. दूसरा जो अन्याय जो हुआ है, यही मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही किस तरह से अन्याय किया इसे भी आप सुन लीजिए. सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए OBC को 27% आरक्षण दिया गया, SC ST को 22%, दोनों मिलाकर 49.5% हो गया. पर जब EWS की बात आई, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, कौन है? वो जनरल समाज के लोग हैं. मोदी सरकार ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी. तब ये 50% की जो सीमा थी, तब वो कहां गई भाई? आप रिजर्वेशन इस हिसाब से अगर देखते हैं तो 59.5% हो गया ना. 50% की सीमा खत्म हो गई ना. वो क्यों हो गई? क्योंकि अपनी बात आ गई. जब अपनी बात आ गई और इस दिमाग में जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जातिगत आधार पर भेदभाव का, सांप्रदायिक आधार पर, वो जो बांटे हुए हैं ना पहले से कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वो जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर ने काम किया. तो जब अपना आया उसको कह दिया भाई ये रिजर्वेशन ठीक है आर्थिक आधार पर, जो कि संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है. बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. भानु प्रताप जी की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? और माधवी जाधव ने जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान होने पर आवाज बुलंद की, क्या कभी आपने इस तरह की क्रांतिकारी महिला देखी है? क्या माधवी जाधव को बाबा साहेब का अपमान होने पर चुप रहना चाहिए था, या फिर उन्होंने जो कुछ किया वो सही है? आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.